तो अनुपम जी, जेन जी तो भारत में भी आ गई, और मैंने सुना है जेन जी के दो, एक तो लेह में दिखाई पड़ा और एक मैंने सुना आई लव मोहम्मद के बड़े सारे प्रोसेशंस चल रहे थे उत्तर प्रदेश में, जो अचानक रुक गए हैं। थोड़ा प्रकाश डालें। देखिए, अगर आई लव मोहम्मद वाली बात कही जाए तो मैं पहले दिन से अपने चैनल पे ये बात कह रहा हूँ कि ये बहुत स्ट्रेटेजिकली नवरात्र के पास शुरू किया गया। आप देखें, और कानपुर पुलिस इस बात को कई बार बता चुकी है कि पोस्टर लगाने पर किसी के खिलाफ एफआईआर नहीं हुई। जो एफआईआर हुई वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए हुई हैं कि वो जो वहाँ हिंदुओं ने पोस्टर्स लगाए थे उनको फाड़ा गया। दूसरी बात, जब आप एक पोस्टर लगाते हो, बैनर लगाते हो और उस पर लिखते हो आई लव मोहम्मद, तो बिल्कुल करें साहब, मोहब्बत करें, सब करें, जानिसार करें। लेकिन जब आप उसके नीचे जंग का ऐलान करते हो तो फिर आपका इरादा संदिग्ध हो जाता है। अब जैसे परसों यहाँ पर प्रयागराज में संगम क्षेत्र में ये पोस्टर्स लगाए गए, संगम क्षेत्र से इनका क्या लेना देना, लेकिन लगाए गए और जबरदस्त लगाए गए। खैर पुलिस ने वहां पे कंट्रोल किया। फिर एक पाकिस्तानी मौलवी जब से आए हैं, तब तो खैर उनको आईएसआई ने मार डाला, लेकिन उनसे एक लब्बैक शब्द भी ले आए हैं। तो सारे जितने जुलूस निकल रहे हैं उसमें लब्बैक और सरतन से जुदा और ये सब शुरू कर दिया है। और आपने देखा है कि बात अब सिर्फ उत्तर प्रदेश तक नहीं रह गई है, महाराष्ट्र पहुंच गई है, मुंबई पहुंच गई है, नागपुर पहुंच गई है, और कल आपने देखे गरबा पे पत्थरबाजी देखी गांधीनगर में। तो ये मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि ये सब शुरू हुआ कैंपेन, भाई ऐसा तो है नहीं कि कोई चार्ली हेब्दो ने कुछ छाप दिया हो, ऐसा नहीं हुआ कि किसी नूपुर शर्मा ने कुछ कह दिया हो। एकदम हवा में ये कैंपेन जो पैदा हुआ, और वो दो दो कारणों से हुआ। पहला तो ये कि वो जो वक्फ पे जो डिसीजन आ रहे थे वो उसको लेके बहुत निराशा थी। और उसी दौरान आपको याद होगा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक घोषणा की थी, जब उनको वक्फ से अपने मनचाहे आदेश नहीं मिले थे सुप्रीम कोर्ट से, तो उन्होंने एक घोषणा की थी कि अब जो जुमे की जो नमाज होगी उसके बाद जो खुतबा होगा, जो इमाम पढ़ते हैं खुतबा, तो उसमें बाकायदा लोगों से आह्वान किया जाएगा सड़कों पर उतरने के लिए। तो जिस दिन ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो पहला जुमा इसको कहा, उसी दिन पहला पोस्टर छपा। तो आप देखें, उन्होंने तो बाकायदा बताया था, एक ऑफिशियल रिलीज जारी की थी उन्होंने, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने, और उन्होंने कहा था कि साहब अब सुप्रीम कोर्ट से हमको तो रिलीफ मिल नहीं रही है, अब हम सड़क पे उतरेंगे और इसके लिए मस्जिदों से ऐलान किया जाएगा, मस्जिदों से मुसलमानों को हुक्म जाएगा। और उसके बाद देखिए सब तमाशे शुरू हो गए। और दूसरा ये कि साहब उन्हें मालूम था कि हिंदुओं का फेस्टिवल सीजन आ गया है, अब ये नवरात्र है, दशहरा है, दिवाली है, लाइन से 2-3 महीने ये कि बड़ा फेस्टिव सीजन रहेगा। और ये वो एक सीजन रहता है कि सब जो पत्थरबाजी के लिए सबसे मुफीद रहता है। और मतलब ये शुरुआत तो हो गई थी, आपने देखा था गणेश विसर्जन से ही, और अब इसको कंटिन्यू किया जा रहा है। तो जहाँ तक आई लव मोहम्मद कैंपेन का सवाल है, वो उसका तो जो एक तरह से पहले से अनाउंसमेंट हो गया था कि सड़क पे उतरा जाएगा, ये उसी का कंटिन्यूएशन सोची समझी साजिश है ये। हाँ, नहीं साजिश साजिश क्या साहब, तो खुलेआम डिक्लेरेशन है। साजिश तो खुल के होती है, उन्होंने तो खुलेआम डिक्लेयर किया। अच्छा, दूसरे, अब जहां तक लेह की जंजी की बात हो रही है, तो मैंने 1 अक्टूबर या 10 अक्टूबर 2024 को अपने चैनल घूमता आईना में एक शो किया था, और उसका नाम ही था कि मैं उस पे, बल्कि मेरे ट्विटर पे है, 2024 की बात कर रहा हूँ। अच्छा, 2024। हाँ, तो 2024 में मैंने शो किया था, और मैं देखता हूँ इसका स्क्रीनशॉट देख के बताता हूँ। तो उसपे मैंने उसकी हेडिंग में ही दिया था कि साहब ये जो फुनसुक बांगड़ू हैं, ये तो ये क्या करने वाले हैं, और ये एक तमाशा करने वाले हैं। कल भी रात को मैंने इस पे शो किया कि साहब एक और केजरीवाल पैदा हो गया। केजरीवाल पंजाब में आग लगा रहा है, ये लद्दाख में लगा रहा है। पहले दिन से इस वाकचूक की आप पूरी हिस्ट्री देख लें, आप मतलब पाकिस्तान भी जा रहे हैं, यूनुस परवेज से भी गले मिल रहे हैं। लेकिन इनका असली प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब 2018 में दी हुई इनकी जमीन का पट्टा कैंसिल किया गया।
जिसपे बता रहे हैं कि ड्यूज अब 37 करोड़ तक बढ़ गए हैं। तो जैसे ही इनका पट्टा कैंसिल हुआ वैसे ही साहब इनको इन्होंने कहा, अच्छा देखिए इनके भी तो अपने आप को ये पर्यावरणविद कहते हैं, ये मतलब हिंदुस्तान के ग्रेटा थनबर्ग हैं ये। और आप दो चीजें समझ लें, अगर ये दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन हो जाए तब तो बड़ा डेडली हो जाता है। एक तो ये जितने ये पर्यावरणविद घूम रहे हैं सब अपने आप में बड़े फिक्टिश, मतलब जैसे कहना चाहिए बहुत सस्पिशियस है मामला। देखिए डोनाल्ड ट्रम्प तो खुल के कह रहे हैं कि ये बंदे कुछ साल पहले तक बताते थे कि धरती ठंडी हो रही है, अब कह रहे हैं धरती गर्म हो रही है। इससे बड़ा फ्रॉड तो दुनिया में हुआ ही नहीं, वो तो खुलेआम कह रहा है और यूनाइटेड नेशंस में कह रहा है। दूसरी बात, अगर इनमें से किसी को मैग्सेसे मिल जाए तो आप समझ लीजिए कि साजिश कंप्लीट हो चुकी है, मुकम्मल हो चुकी है। आप जितने हैं, बाबा आमटे भी मैग्सेसे अवार्ड विनर थे और वो भी यही काम करते थे। अच्छा बाबा आमटे हो गए, मेघा पाटकर हो गई, बताइए इन सब ने काम क्या किए? इन सब ने काम ये किए कि साहब भारत में किसी भी प्रकार की एक औद्योगिक प्रगति ना हो पाए, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रोकने के लिए एनवायरमेंटल इश्यूज का प्रयोग, जो किसी जमाने में जयराम रमेश भी करते थे ये यूपीए गवर्नमेंट में, अगर आपको याद हो। तो ये और एकदम बड़े खुलेआम नजर आता है कि साहब चाइना के साथ हमारी एक इंडस्ट्रियल एक पैरिटी ना बनने पाए और एक हम उनके सामने खड़े ना होने पाए। नॉर्थ ईस्ट से लेके तमिलनाडु तक ऐसे प्रोजेक्ट्स की मतलब लंबी सूची है जो इन सब प्रोटेस्ट के चलते रोक दिए गए। बल्कि मेगा पाटकर वगैरह का अगर इनका बस चला होता तो गुजरात को तो इन्होंने प्यासा मार दिया होता। तो नरेंद्र मोदी जैसे आदमी थे जो किसी तरह उनसे जूझ जांच के उन्होंने अपनी परियोजनाएं कंप्लीट कर ली। दूसरी बात, जब उसमें मैग्सेसे अवार्ड का भी तड़का लग जाए, जो अरविंद केजरीवाल और बाबा आमटे और रवीश कुमार और ये क्या नाम है मदर टेरेसा, तो ये सब भी, इसका भी तड़का लग गया, तो आप समझ लीजिए मामला बहुत ही गड़बड़ा गया है। और उसके बाद अगर आपका इंटरव्यू लेने योगेंद्र यादव जैसे लोग और ये क्या नाम है इनका अरुंधति सुजान रॉय जैसे लोग पहुंच जाएं, तो आप समझ लीजिए कि पूरा इकोसिस्टम एक हो चुका है। ये बंदा पहले इकोलॉजी मतलब ये बात कर एनवायरमेंट की बात करता था, लद्दाख बचाने की बात करता था। इस आदमी ने जब वो आइस स्टूपर्स बनाए तो सबसे पहले उसका विरोध वहां के लोकल गांव वालों ने किया कि साहब इट इज नॉट वर्किंग और ये इससे बिल्कुल हमारी खेती नहीं हो पाएगी। उसके बाद जैसे ही आप देखें कि ये 370 खत्म हुआ, तो बेसिकली उसे उसका कहना है कि 370 जो कश्मीर पूरे में खत्म हो गया उसको तुम लद्दाख के लिए जारी कर दो, उसको 6 शेड्यूल में ले आओ, उसको वो दे दो। अच्छा एक चीज और मुझे कहना है कि सब हम लगातार, मैंने ये कहा है आपके चैनल पर भी कहा है, जितनी बार ये बात मैं कहता हूं कि साहब कश्मीर में चुनाव कराना एकदम गलत कदम था। कश्मीर में चुनाव आज नहीं ता कयामत नहीं होना चाहिए। कयामत के दिन तक आपको इसको केंद्र के डायरेक्ट कंट्रोल में फौज के हवाले करके रखना चाहिए। वैसे भी हमारे संविधान में जो यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश की जो एक अवधारणा है वो किस लिए है? किस लिए है? इसलिए थोड़ी ना है कि आप किसी को यूनियन टेरिटरी बनाओ और उसको साथ में एक विधानसभा भी दे दो। और जहां जहां आपने विधानसभा दी है सब गलत है। आपने पौंडीचेरी में दी है, आपने दिल्ली में दी है, आपने कश्मीर में दी है। अच्छा आप जब इनको देंगे तो बाकी लोग भी विधानसभा मांगेंगे। सबसे पहले तो इनको दिल्ली से ही काम शुरू करना चाहिए। दिल्ली की विधानसभा का वाला ड्रामा बंद करें, उसको प्रॉपर यूनियन टेरिटरी बनाएं। कश्मीर को कयामत के दिन तक के लिए उसको राष्ट्रपति शासन के अधीन करें और सब जगह इस खेल को खत्म करें। अब इसे कैसा असेंबली बन जाए हमारी और हम यहाँ पे मुख्यमंत्री बन जाएं, फिर 6 शेड्यूल की बात करने लगा, फिर पाकिस्तान जाए। अब देखिए जब इसकी जमीन कैंसिल हुई तो पूरा पाकिस्तान उबल पड़ा, हजारों ट्वीट पाकिस्तान से आएगी साहब इनके साथ बहुत गलत हो रहा है, इनकी जमीन कैंसिल कर दिया गया साहब। हाँ अब आप देखें मतलब पाकिस्तान तुम अभी होके आए हो फरवरी मार्च में, मोहम्मद यूनुस के साथ गलबहियां डाले तुम नजर आते हो और बंदा खुलेआम वीडियोस पे कह रहा है कि कश्मीर में प्लेबिसाइट होना चाहिए, कश्मीर में जनमत संग्रह होना चाहिए। बंदा खुलेआम, इसका एक पुराना वीडियो अभी सरफेस हुआ और आज मैंने देखा ट्विटर पे जिसपे ये कह रहा है कि जब प्रोटेस्ट करो तो भाई मुंह ढक के आओ, मुंह ढक के आओ, चेहरा ढक के आओ, जिसमें बाद में तुम्हारी पहचान ना हो। कांग्रेसी काउंसिलर्स तुम्हारे साथ खड़े होकर गुंडागर्दी कर रहे हैं। तो ये पहचान तो सबने बहुत पहले लिया था और मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि मैं बहुत ऑनेस्टली बिलीव करता हूं कि साहब
अमित शाह एक बड़े जबरदस्त गृह मंत्री हैं। मतलब जिस सिस्टमैटिक तरीके से उन्होंने ये नक्सलवाद को खत्म किया है, वो बहुत कुछ कहता है। लेकिन उसके बाद भी आप लद्दाख लद्दाख कितना हमारे लिए, आप सोचिए, सेंसिटिव एरिया है। आप देखिए, हमने जो अपनी जमीन खोई 38,000 स्क्वायर किलोमीटर, वो लद्दाख का ही हिस्सा था। मतलब अक्साई चेन वाज अ पार्ट ऑफ लद्दाख। हमारी मतलब जो गलवान वैली ले ले लीजिए आप, जितने प्रॉब्लम्स हैं सब लद्दाख से जुड़े हुए हैं, तिब्बत से जुड़े हुए हैं। तो इतने सेंसिटिव एरिया में इतने भयानक भस्मासुर को पनपने दिया गया, ये थोड़ा सा मुझको अजीब लगता है संजय सर।